हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम क्रैकर्स के इस बेहद खास और एनर्जेटिक सेशन में सभी का स्वागत है। अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम्स करीब आने पर स्टडी बैकलॉग्स का पहाड़ खड़ा हो जाता है और प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। लेकिन आज बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज बायोलॉजी के सबसे शानदार टॉपिक को एक बोरिंग टेक्स्ट बुक की तरह नहीं, बल्कि एक दिलचस्प कहानी की तरह समझा जाएगा। आज हम डिकोड करेंगे विविधताओं का खेल, यानी गेम ऑफ वेरिएशंस। अक्सर एक सवाल मन में आता है ना कि दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से बिल्कुल अलग क्यों दिखता है। मदान, किसी की आंखें अलग हैं, किसी की हाइट अलग है, तो किसी की आदतें बिल्कुल अलग हैं। आखिर ये विविधताएं आती कहाँ से हैं? आज मिस्ट्री टू मास्टरी के इस सफर में जेनेटिक्स को इतनी आसान और विजुअल भाषा में समझेंगे कि ये टॉपिक बिल्कुल स्कोरिंग और मजेदार लगने लगेगा। आज इस पूरे जेनेटिक्स के सफर को हम 6 लेवल्स के एक गेम की तरह खेलने वाले हैं। लेवल 1 वेरिएशंस इन मेंडल, लेवल 2 3 रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, लेवल 3 ट्विस्ट इन द रूल्स, लेवल 4 क्रोमोसोम्स एंड लिंकेज, लेवल 5 जेनेटिक डिसऑर्डर्स और आखिर में लेवल 6 रिवीजन फॉर सक्सेस। इस पूरे गेम में नीट और बोर्ड एग्जाम्स के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स बड़ी ही तेजी से कवर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के गेम का लेवल 1 अनलॉक करते हैं, वेरिएशंस एंड मेंडल। सबसे पहले मिलते हैं जेनेटिक्स के असली डिटेक्टिव से, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनकी टाइमलाइन को देखा जाए तो बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। 1856 से 1863 तक पूरे 7 सालों तक इन्होंने मटर के पौधों पर लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए। 1865 में जाकर इन्होंने आनुवंशिकता के नियम पब्लिश किए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली और थोड़ी भावुक कर देने वाली बात यह है कि जीते जी उन्हें वो सम्मान कभी मिला ही नहीं। सन 1900 में जाकर बाकी दुनिया के वैज्ञानिकों ने उनके नियमों को फिर से खोजा और तब जाकर दुनिया ने उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स माना। अब एक बड़ा सवाल जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, मेंडल ने अपने इस ऐतिहासिक प्रयोग के लिए सिर्फ मटर का पौधा ही क्यों चुना? मटर यानी पाइसम सटाइवम। इसके 3 सबसे बड़े कारण थे। पहला, इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, जिससे कम समय में कई पीढ़ियों की स्टडी की जा सकती है। दूसरा, इसमें बिल्कुल साफ साफ दिखने वाले 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, जैसे कोई पौधा एकदम लंबा तो कोई एकदम बौना। और तीसरा, मटर के फूल बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी होते हैं, जिससे इनमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों बड़े आराम से कराए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बायोलॉजी के इन 2 भारी भरकम शब्दों को डिकोड करना बहुत जरूरी है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है बाहरी दिखावा, यानी कोई जीव बाहर से कैसा दिख रहा है, जैसे पौधा लंबा है या बौना। लेकिन जीनोटाइप का मतलब है उसका अंदरूनी जेनेटिक कोड। उदाहरण के लिए, एक पौधा बाहर से लंबा दिख सकता है, लेकिन हो सकता है अंदर उसके पास बौनेपन का जीन भी छिपा हो। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो बाहर दिखता है, जरूरी नहीं कि अंदर से भी बात वैसी ही हो। अब बारी है गेम के लेवल 2 की, आनुवांशिकता के 3 नियम, यानी 3 रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के ये 3 नियम जेनेटिक्स के सबसे मजबूत पिलर्स हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता का नियम। इसका सीधा सा फंडा है कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच क्रॉस होता है, तो पहली पीढ़ी में सिर्फ एक ही लक्षण दिखता है, जो भारी पड़ता है यानी डोमिनेंट होता है। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण का नियम। इसका मतलब है कि दूसरी पीढ़ी में वो जो छिपे हुए लक्षण थे ना, वो बिल्कुल साफ साफ अलग होकर वापस सामने आ जाते हैं। और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बताता है कि जब हम 2 अलग अलग लक्षणों को एक साथ देखते हैं, जैसे बीज का रंग और आकार, तो वो एक दूसरे के रास्ते में टांग नहीं अड़ाते। हर लक्षण अगली जनरेशन में पूरी आज़ादी से ट्रांसफर होता है। अब जो डेटा सामने है वो नीट और बोर्ड्स के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहां सिर्फ एक लक्षण देखा जाता है, उसका फिनोटाइप रेशियो हमेशा 3:1 आता है और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 होता है। वहीं डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें 2 लक्षणों का एक साथ क्रॉस कराते हैं, उसका फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 होता है। इसे तो बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि एग्जाम्स में ये डायरेक्ट पूछा जाता है। लेकिन बायोलॉजी में अगर कोई नियम है, तो उसमें एक ट्विस्ट आना तो तय है। चलिए लेवल 3 पर चलते हैं, ट्विस्ट इन द रूल्स। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। पहला ट्विस्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी अपूर्ण प्रभाविता। मेंडल ने कहा था कि पहली पीढ़ी में सिर्फ एक लक्षण दिखेगा, लेकिन मिराबिलिस जलापा नाम के पौधे में जब लाल और सफेद फूलों का क्रॉस कराया गया,
तो पहली पीढ़ी में न लाल दिखा न सफेद, फूल निकल आए गुलाबी, पिंक। यहाँ दोनों में से कोई भी जीन पूरी तरह हावी नहीं हो पाया और दोनों के ट्रेड्स आपस में मिक्स होकर एक बिल्कुल नया रंग बन गए। दूसरा ट्विस्ट और भी मजेदार है, को-डोमिनेंस यानी सहप्रभाविता। इसमें कोई भी जीन हार नहीं मानता और ना ही वो आपस में मिक्स होते हैं। दोनों लक्षण एक साथ डंके की चोट पर सामने आते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है इंसानों का AB ब्लड ग्रुप। माता से A मिला, पिता से B मिला तो ब्लड ग्रुप बन गया AB। इसी तरह चितकबरी गाय यानी रोअन कैटल होती हैं, जिसमें काले और सफेद दोनों रंगों के पैचेस बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। अब इस कंपैरिजन को समझना बहुत दिलचस्प है। प्लियोट्रोपी का मतलब है एक तीर से कई निशाने, यानी जब एक सिंगल जीन शरीर के कई सारे लक्षणों को कंट्रोल करे। जैसे फेनलकीटोन्यूरिया बीमारी में एक जीन की गड़बड़ी से दिमागी हालत, बालों का रंग और त्वचा सब कुछ एक साथ इफेक्ट हो जाता है। इसके बिल्कुल उलट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका मतलब है पूरी टीम मिलकर एक काम करे। जैसे इंसानों की स्किन का कलर, जिसे कोई एक जीन नहीं बल्कि कई सारे जीन एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं। चलिए अब गेम को थोड़ा और एडवांस करते हैं और बढ़ते हैं लेवल 4 की तरफ, क्रोमोसोम्स एंड लिंकेज। अभी हमने मेंडल के आजाद लक्षणों के बारे में पढ़ा था, लेकिन सहलग्नता यानी लिंकेज बिल्कुल अलग कहानी है। ये मेंडल के तीसरे नियम का सीधा अपवाद है। जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर एक दूसरे के बहुत पास बैठे होते हैं तो उनके बीच पक्की दोस्ती हो जाती है। जब अगली पीढ़ी में जाने का समय आता है तो वे अलग नहीं होते, बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स की तरह एक साथ ट्रैवल करते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि जीन जितने पास होंगे उनका एक साथ अगली पीढ़ी में जाने का चांस उतना ही ज्यादा होगा। अब हम आ गए हैं लेवल 5 पर। ये पूरे जेनेटिक्स का सबसे गंभीर और एग्जाम के नजरिए से सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सबसे पहले देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को। ये वो बीमारियां हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन या गड़बड़ी की वजह से होती हैं। जैसे हीमोफीलिया, जिसमें चोट लगने पर खून का थक्का जमता ही नहीं है। फिर है सिकल सेल एनीमिया, जहां हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में छठी पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है और आरबीसीज गोल से बदलकर हसिया यानी सिकल के आकार के हो जाते हैं। इसके अलावा फिनाइलकीटोनूरिया और कलर ब्लाइंडनेस भी इसी के उदाहरण है, जहां इंसान लाल और हरे रंग में फर्क नहीं कर पाता। दूसरी तरफ है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। यहाँ किसी एक जीन का फॉल्ट नहीं होता, बल्कि पूरे क्रोमोसोम्स की कुल संख्या की गणित ही बिगड़ जाती है। नॉर्मली हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़े में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, जिससे टोटल 47 हो जाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल्स के पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम XXY आ जाता है और टर्नर सिंड्रोम में फीमेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, XO। ये पॉइंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे सीधे मार्क्स दिलाते हैं, तो इन्हें एकदम क्लियर रखना है। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस गेम के आखिरी पड़ाव पर, लेवल 6 रिवीजन फॉर सक्सेस। बायोलॉजी में महारत हासिल करना सिर्फ मोटी मोटी किताबों को रटना बिल्कुल नहीं है। असली मजा तो उस शानदार विविधताओं के खेल को समझने में है जो हर एक सेल के अंदर चल रहा है। सिलेबस बहुत बड़ा हो सकता है, बैकलॉग्स डरा भी सकते हैं, लेकिन सही माइंडसेट से की गई पढ़ाई हर मुश्किल एग्जाम को आसान बना देती है। माता पिता का संघर्ष ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा होनी चाहिए। अगर आज के सेशन से जेनेटिक्स का डर खत्म हुआ है तो इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहना है। लेकिन जाते जाते एक सस्पेंस सवाल, अगर शरीर की हर एक सेल में बिल्कुल एक जैसा DNA मौजूद है, तो फिर आंख की सेल सिर्फ देखने का काम और दिल की सेल सिर्फ धड़कने का काम कैसे करती है? इस जेनेटिक रहस्य पर जरूर विचार कीजिएगा। एग्जाम क्रैकर्स के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।